बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद हसन है और मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और उससे मुंसलिक बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में नाक, कान, गले और गर्दन के अमराज का माहिर हूँ। नाक, कान, गला और गर्दन ये जिस्म के हसास तरीन अज़ा में शुमार होते हैं, लेकिन आज हम कान के अमराज के बारे में बात करेंगे। हम अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी ना कभी कान के किसी न किसी मर्ज से ज़रूर मुतासर होते हैं। कान के जो अमराज हैं वो बहुत सी सूरतों में ज़ाहिर हो सकते हैं, जिसमें कानों का बंद हो जाना, कानों का भारीपन, कानों से रेशा आना, या फिर इसके अलावा शदीद चक्करों का आना भी कानों से ही ताल्लुक़ रखता है। और सुनाई का ताल्लुक़ तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि कानों से ही होता है। अगर हम इन अलामात को बारी बारी जिक्र करें तो सबसे पहले हम कानों के भारीपन का या कानों के बंद हो जाने पे अगर बात करें तो ऐसा कानों में वैक्स या मैल के फंस जाने की वजह से होता है। हम ये सोचते हैं कि अगर हम कानों को सफाई रेगुलरली करें और रोज़ाना की बेस पे करें तो हमारे कान साफ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सूरत में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम जो ईयरबड्स का या रुई का इस्तेमाल करते हैं कानों को साफ़ करने के लिए, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम बनाया हुआ है। कानों के अंदर छोटे से बाल होते हैं जो कि कानों को, मैल को और कानों के गंद को ऑटोमेटिकली कानों के बाहर की तरफ पुश करते हैं। लेकिन जब हम कॉटन बड्स को यूज़ करके उस मैल को साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मैल तो हमारे उस ईयरबड के साथ बाहर आ जाती है, लेकिन बाकी सब की सब आगे की तरफ पुश हो जाती है और वो कानों के पर्दे के करीब जाकर उसको बंद करने का सबब बनती है। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि हम ईयरबड्स के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो कि आपको अपने कानों की हिफाजत के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ मैल के जमा होने के अलावा यही कॉटन बड्स का इस्तेमाल हमारे पर्दों को डैमेज भी कर सकता है और बहुत सारे लोग फटे हुए कान के पर्दे के साथ भी इसी वजह से हमारे पास आते हैं। इसके अलावा दूसरी अलामत जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था वो कानों का भारीपन है। जैसे हम किसी पहाड़ी इलाके से वापस आ रहे हों या जहाज़ से जब वापस आएँ तो हमारे कान बंद होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारा नाक और कान नाक से पिछले हिस्से में इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है कि नाक और कान एक ट्यूब के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब वो ट्यूब बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कान के पिछले हिस्से में रेशा जमा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से समात का अमल जो पर्दे के थ्रू कान के अंदरूनी हिस्से तक जाना होता है वो मुतासर हो जाता है। अगर हम इससे आगे चलें कानों के रेशे पे, तो ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि पाकिस्तान और इसके अलावा जितने भी अंडर डेवलप्ड या तरक्की पज़ीर मुल्क हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। बदकिस्मती से हम अपने कानों का उस तरह बिल्कुल ख्याल नहीं रखते जिस तरह हम अपनी आँखों का ख्याल रखते हैं। कानों का रेशा शुरू तो बहुत छोटे से मसाइल के साथ शुरू होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ यही रेशा कान के अंदर जितना भी निज़ाम है जो हमारी समात से ताल्लुक़ रखता है और जो हमारे बैलेंस से ताल्लुक़ रखता है उसको मुतासर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों में जिनमें ये रेशा पुराने अरसे तक या ज़्यादा अरसे तक चलता रहता है उनको ये मुतासर करना शुरू कर देता है। ज़्यादातर लोग कानों के रेशे को ख़ास तौर पर जब वो बच्चों में आता हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि आप ये याद रखिए कि जब भी कान से रेशा आएगा तो ज़्यादातर केसेस में कान के पर्दे में उस वक्त तक सुराख हो चुका होता है। अगर उसका इलाज बर वक्त करवा लिया जाए तो वो सुराख अपनी जगह पर भर सकता है। लिहाजा याद रखिए कि जब भी आपके छोटे बच्चे में कान के रेशे का मसला शुरू हो या उसके कान से पीप आना शुरू हो तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए और उसका इलाज करवाइए। अमूमन ऐसा ज़ुकाम की वजह से होता है। ज़ुकाम की वजह से नाक से पीछे कान की जो ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो जाती है, उसके बंद होने की वजह से ये रेशा जमा होता है और फिर ये एक वक्त आता है जब ये कान के पर्दे को मुतासर करके कान से बाहर आना शुरू कर देता है। इस सूरत में कुछ सबसे ज़रूरी चीज़ कान को पानी से बचाना होता है। अगर कान के अंदर पानी जाएगा तो कान की बीमारी का में इजाफा होता जाएगा, और इसका बहुत सादा सा तरीका है जो आप घर में कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ एक रुई के ऊपर कोई भी जैतून का या सरसों का तेल लगाकर उसको कान के अंदर रख सकते हैं, सिर्फ उस वक्त जब आप नहा रहे हो। फिर यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि कान के रेशे के मसाइल भी दो तरह के होते हैं। ये दो तरह की बीमारियाँ हैं जो कान को मुतासर करती हैं। एक वो जो कि सिर्फ कान के अंदर की जिल्द को मुतासर करती हैं और वहाँ से रेशा आता है। दूसरी बीमारी वो है जो कि कान के अंदर की, जिसको कान की रसौली भी कहा जाता है। ये कान की हड्डी को अंदर ही अंदर से खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कान की पीप के अंदर बदबू, और ऐसी बदबू आना शुरू हो जाती है जिसको, जो कि हड्डी के गलने की बदबू होती है। तो जब भी आपके कान के पीप के साथ गंदी बदबू आ रही हो तो
اس کا مطلب ہے کہ یہ خطرناک بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے ناک کان گلے اور گردن کے اسپیشلسٹ سے یا ENT اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں یہ تعصب بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ کان کا اگر علاج کروا بھی لیا جائے تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کان کا علاج 2 طریقوں سے ممکن ہوتا ہے۔ کچھ بیماریوں کا علاج دوائیوں سے ممکن ہوتا ہے اور کچھ بیماریوں کا علاج آپریشن سے ممکن ہوتا ہے۔ سائنس نے جتنی ترقی کر لی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اب کان کی 90% بیماریوں کا علاج دوائیوں یا آپریشن سے ممکن ہوتا ہے اور آپ دوبارہ سے ایک نارمل کان حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ کان کا چکر کے آنے کے ساتھ میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چکروں کا آنا ہم لوگوں میں بہت زیادہ کامن ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا چلوں کہ چکر 3 جگہوں سے آ سکتے ہیں، ہمارے دل سے، دماغ سے اور کان سے۔ جو کان کے چکر ہوتے ہیں اس میں آپ کو شدید اسپننگ سینسیشن یا چیزوں کا شدید گھومنا محسوس ہوتا ہے۔ جو دل کے چکر ہوتے ہیں اس میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے فرش اوپر نیچے ہو رہا ہے، اور جو دماغ کے چکر ہوتے ہیں اس میں آپ کو ان دونوں میں سے کوئی بھی سینسیشن یا کوئی بھی فیلنگ آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ کو چکر آتے ہیں اور اس میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چیزیں تیز تیز گھوم رہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کان کے اندرونی حصے میں موجود کسی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اس کا بھی علاج ممکن ہے۔ پھر اگلی چیز جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وہ تھا کم سنائی دینا۔ ایسا 2 وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ ایک تو ینگ لوگوں میں یا جوان لوگوں میں اگر سنائی دینے میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کی وجہ کان کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنے پردے سے بھی سنتے ہیں، پردے کے پیچھے موجود چھوٹی ہڈیوں سے بھی سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ کان اور دماغ کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہاں سے بھی سنتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ان تینوں میں سے کسی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان میں سے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ ہم درست کر سکتے ہیں، چاہے دوائیوں سے چاہے آپریشن سے۔ اس لیے اگر محسوس ہو کہ آپ کو کم سنائی دے رہا ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے تاکہ بیماری کو بر وقت تشخیص کیا جا سکے اور بر وقت اس کا علاج کیا جا سکے۔ پھر دوسری وجہ جو کانوں سے کم سنائی دینے کی بزرگوں میں ہوتی ہے وہ ایج ریلیٹڈ، یعنی کہ عمر کے لحاظ سے جو جسم کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اس کا ایسا ہوتی ہے۔ اس پہ بھی اگر جلدی سے جلدی ڈاکٹر کو رابطہ کر کے اپنا چیک اپ کروایا جا سکے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ ایک بلا وجہ کی معذوری سے بچ سکتے ہیں اور اس کا بھی علاج ممکن ہے جو کہ اعلیٰ سماعت کے صورت میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں ایک بہت غلط کانسیپٹ موجود ہے کہ ہم اعلیٰ سماعت لگانے کو بہت برا سمجھتے ہیں، جبکہ ہم اینک لگانے کو برا نہیں سمجھتے۔ اینک آپ کی نظر کو بہتر نہیں کرتی بلکہ صرف آپ کو اس چیز کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ سماعت اینک کی طرح ہی ہے کہ آپ اس کو کان میں لگائیں گے اور آپ کو سنائی بہتر دے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کو سنائی کم دینے کا مسئلہ ہے اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو اعلیٰ سماعت تجویز کرتا ہے تو آپ اس کو یوز کیجئے، کیونکہ اس سے آپ اپنی زندگی کو زیادہ آرام دہ اور زیادہ کمفرٹیبل بنا سکیں۔ سب سے آخر میں آپ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ کان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اس کے امراض نہ صرف قابل تشخیص ہیں بلکہ قابل علاج بھی ہیں۔ کان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے اور اس کا بر وقت علاج کرائیے اور اپنی زندگی کو آسان